गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जापानी सम्राट और ब्रिटिश सम्राट का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिटिश सम्राट और जापानी सम्राट के विषय में समानताओं एवं असमानताओं या अंतरों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। ब्रिटिश सम्राट और जापानी सम्राट दोनों ही दो संसदीय लोकतंत्र वाले देशों के संवैधानिक अध्यक्ष हैं। दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं राज्य के औपचारिक कार्यों को संपन्न करते हैं। दोनों राज्य के प्रतीक हैं, दोनों राज्य करते हैं, शासन नहीं। अर्थात दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिनकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग या जिनकी शक्तियों का जो प्रयोग है वह वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। दोनों में शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल करता है और दोनों ही अपने अपने देश की अत्यधिक प्राचीन संस्था अर्थात राजतंत्र से संबंध रखते हैं। दोनों अपनी अपनी जनता से अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति प्राप्त करते हैं और दोनों की जो प्रजा है वो कहीं ना कहीं अपने सम्राट के दीर्घायु या चिरंजीवी होने की कामना करती है। दोनों ही संस्थाओं का, जो कि पूर्व में राजतंत्र थी, अब लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है। दोनों का अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्भर करता है और दोनों में राज सिंहासन संसद द्वारा पारित कानून द्वारा संचालित होता है। दोनों में उत्तराधिकार के लिए ज्येष्ठता के नियम प्रचलित हैं। ये तो थी ब्रिटिश सम्राट और जापानी सम्राट के मध्य कुछ साम्यताएं या कुछ समानताएं। लेकिन समानताएं होने के बाद भी दोनों में व्यापक अंतर भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो जापानी सम्राट हैं वो किस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट से भिन्न हैं या भिन्नता रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैद्धांतिक अंतरों के बारे में। ब्रिटिश सम्राट जिस संसदीय लोकतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष है अर्थात ब्रिटेन, वह परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है, जबकि जापान का सम्राट जिस संसदीय लोकतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष है वह संवैधानिक कानून पर आधारित है। इसे आप यदि समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जापान में समस्त जो व्यवस्थाएं हैं वे लिखित संविधान के रूप में हैं, जबकि ब्रिटेन में जो संविधान है वह अलिखित है और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, नियम विनियम है, वे निश्चित तौर पर परंपराओं और अभिसमयों पर ज़्यादा आधारित हैं। और यही कारण है कि ब्रिटिश सम्राट और जापान सम्राट की जो स्थिति है उसमें एक सैद्धांतिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि ब्रिटेन में सिद्धांततः आज भी शासन की सारी ही शक्तियों का स्रोत सम्राट ही है। शासन के सारे कार्य उन्हीं के नाम पर होते हैं। सरकार महामहिम की सरकार है। लेकिन जापान में सिद्धांततः भी शासन की शक्तियों का स्रोत सम्राट नहीं है। शासन के सारे कार्य उसके नाम पर नहीं होते और ना ही वहाँ की सरकार महामहिम की सरकार है। ब्रिटेन में संप्रभु की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है और सभी कार्यों के लिए वह एक प्रकार से उत्तरदायी भी होता है। ब्रिटिश संप्रभु संसदीय कानूनों पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं करता, परंतु यदि वह प्रधानमंत्री के परामर्श की अवहेलना करके अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत कार्य करने की विचार ले या सोच ले तो उस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध भी नहीं है। उस पर जो भी प्रतिबंध हैं वे राजनीतिक हैं, संवैधानिक अथवा कानूनी नहीं हैं। लेकिन यदि इस संबंध में आप जापान की स्थिति देखें तो जापान का सम्राट, जो जापानी संविधान है, वह सम्राट को राज्य के कुछ औपचारिक कार्यों को छोड़कर शासन संबंधी कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करता है। वहाँ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह मंत्रिमंडल में निहित है, सम्राट में नहीं। यहाँ सम्राट डाइट द्वारा पारित विधियों पर हस्ताक्षर कर उन्हें स्वीकार भी नहीं करता है। यह अधिकार राज्य के वेद मंत्री और प्रधानमंत्री का है, सम्राट का नहीं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हालांकि दोनों ही देशों में संसदीय व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश सम्राट हैं उन्हें जापानी सम्राट की तुलना में अधिक व्यापक एवं वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अब हम बात करते हैं दोनों ही सम्राटों के विवेकाधिकार की शक्तियों के संबंध में। जैसा कि हमें विदित है कि जो ब्रिटिश सम्राट है वह परंपराओं पर आधारित है, और परंपराओं पर आधारित होने से संप्रभु को कुछ ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनमें वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कॉमन सभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और बहुमत दल विभाजित होने के कारण किसी नेता को बहुमत दल का नेता चुनने में असमर्थ होता है, तो ब्रिटिश संप्रभु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को सरकार निर्माण करने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब ब्रिटिश सम्राट पदमुक्त प्रधानमंत्री के कॉमन सभा को विघटित करने के परामर्श को भी अस्वीकार कर देते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब प्रधानमंत्री हाल ही में हुए जो सामान्य निर्वाचन है उसमें पराजित हो गए हों और अन्य मंत्री सरकार निर्माण की क्षमता और इच्छा रखते हों। लेकिन यदि आप जापान के संबंध में देखें तो जापान का संविधान किसी ऐसी परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं करता जिसमें सम्राट को किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार के अंतर्गत ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो कि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दे अथवा डाइट को भंग करने के परामर्श को अस्वीकार कर दे। जापान का सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की औपचारिकता निभाता है, परंतु उसकी नियुक्ति में उसकी स्वयं की कोई पसंद या विवेकाधिकार नहीं होता है। जो जापानी संविधान का अनुच्छेद 6 वह कहता है कि सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जापान में प्रधानमंत्री का चयन करना डाइट का उत्तरदायित्व है, सम्राट का नहीं। और वहीं अनुच्छेद 7 कहता है, सम्राट राज्य के मामलों संबंधी जिन कार्यों का उल्लेख करता है और इनमें प्रतिनिधि सदन को विघटित करने का कार्य शामिल है, उन्हें वह जनता की ओर से और कैबिनेट के परामर्श और स्वीकृति से संपन्न करता है। उन्हें वह अपने विवेकाधिकार से संपन्न नहीं करता। तो पुनः हम देखते हैं कि जो विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश संप्रभु या ब्रिटिश सम्राट हैं उनका जो पल्ला है वो भारी है। ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सम्राट की शक्तियां हैं वो जापानी सम्राट की तुलना में कहीं अधिक हैं। यदि हम बात करें कुछ शक्तियों की जिनमें सूचना प्राप्त करने या चेतावनी देने संबंधी या प्रोत्साहन देने संबंधी जो सम्राटों के अधिकार हैं उनके विषय में, जो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था है वह सम्राट को इस अधिकार से सुसज्जित करती है कि वह प्रधानमंत्री को शासन से संबंधित सूचनाओं को प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सके और आवश्यकता हो तो उन्हें चेतावनी या प्रोत्साहन भी दे सकें। दूसरी ओर जापान का सम्राट प्रधानमंत्री तथा अन्य किसी मंत्री को शासन संबंधी सूचनाएं देने के लिए नहीं कह सकता। यह मंत्रियों पर निर्भर है कि वे किन तथ्यों से या किन जानकारियों से सम्राट को अवगत करवाना चाहते हैं या नहीं। जब जापान का सम्राट सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकता तो स्वाभाविक सी बात है कि चेतावनी अथवा प्रोत्साहन देने की शक्ति भी उसके पास नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत मामलों की। जैसे ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में सम्राट के शुद्ध जो व्यक्तिगत मामले में प्रधानमंत्री के परामर्श और स्वीकृति की मांग करती है। सम्राट के विवाह और राजघराने से के अन्य सदस्यों के निजी मामलों तक में इसकी आवश्यकता है। लेकिन जापान में राज्यों के मामलों में ही कैबिनेट के परामर्श और स्वीकृति से बंधा हुआ वहाँ का राज परिवार है, शुद्ध व्यक्तिगत मामलों में नहीं। राजघराने के सदस्यों पर कैबिनेट के परामर्श और स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि दोनों ही विश्व के दो प्रमुख लोकतंत्रों और वहाँ की संसदीय व्यवस्था में एक समान पद धारण करने के बाद भी इन दोनों पदों में कहीं ना कहीं काफ़ी समानताएं होने के बाद भी जो अंतर है वह निश्चित तौर पर काफ़ी व्यापक हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जापानी सम्राट एवं ब्रिटिश सम्राट का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रधानमंत्री जो जापानी प्रधानमंत्री हैं और उनकी मंत्रिपरिषद के विषय में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।